Students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, कल हमने जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे और जो स्प्रिंग, स्पेशली स्प्रिंग से लटके हुए द्रव्यमान, दो स्प्रिंगों से लटके हुए द्रव्यमान या क्षैतिज तल पर रखी हुई स्प्रिंग और उससे जुड़े हुए द्रव्यमान की गति पर विचार किया था। आज हम ऐसे द्रव्यमान की गति पर, ऐसे पिंड की गति पर विचार करेंगे जो दो स्प्रिंगों के मध्य में आपका जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, यदि दो द्रव्यमान दो स्प्रिंगों के मध्य निम्न चित्र के अनुसार हो तो पिंड का और द्रव्यमान स्मॉल m हो तो किसी क्षण अपनी साम्यावस्था से y दूरी पर है तो दोनों स्प्रिंगों के द्वारा पिंड पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होगा वो एक ही दिशा में होगा। ऊपर की स्प्रिंग के द्वारा जो बल होगा वो भी ऊपर की तरफ होगा, जो नीचे की स्प्रिंग है उसके द्वारा लगने वाला बल भी ऊपर की तरफ होगा। तो ऊपर वाली स्प्रिंग के द्वारा लगने वाला बल -k1y और नीचे वाली स्प्रिंग के द्वारा लगने वाला बल -k2y। अतः इस पिंड की गति का समीकरण निम्न प्रकार लिखा जा सकता है: F = -k1y -k2y या F = -k1 + k2y। तो अतः पिंड का जो आवर्त काल है t, वह निम्न समीकरण के द्वारा दिया जा सकता है। t = हम जानते हैं कि t = 2π√m/k। यहाँ पर जो k है वो आपका k1 + k2 के बराबर होगा और परिणामतः t = 2π√m/k1 + k2। अब हम एक ऐसे पिंड की गति पर विचार कर रहे हैं जिसमें दो स्प्रिंग एक के बाद एक से जुड़ी हुई हैं और दूसरी स्प्रिंग के सिरे पर द्रव्यमान आपका लटका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये स्प्रिंग का जो बलनियतांक क्या होगा प्लस उसके लिए जो टी आवर्त काल का फॉर्मूला है वो क्या होगा, उसकी विषय में हम चर्चा करते हैं। तो यदि दो स्प्रिंगों को निम्न चित्र में दिखाए अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़कर उनसे एक पिंड लटकाया जाता है तो इस पिंड के लिए दोलन का आवर्त काल t = 2π√m/k द्वारा ही व्यक्त होगा, जहाँ k निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है 1/k = 1/k1 + 1/k2। यदि किसी क्षण पिंड का अपनी साम्यावस्था से y दूरी तक नीचे की ओर विस्थापन y है तो y = y1 + y2, जहाँ y1 स्प्रिंग पहली स्प्रिंग में उत्पन्न विस्थापन है और y2 दूसरी स्प्रिंग में उत्पन्न विस्थापन है, जहाँ y1 और y2 दोनों स्प्रिंग की लंबाई में होने वाली वृद्धियाँ हैं। क्योंकि दो स्प्रिंगों में लगने वाला बल समान है तो अतः F = -k1y1 या y1 = -f/k1 और F = -k2y2, y2 = -f/k2। उपरोक्त समीकरण 2। समीकरण 1 से y = -f/k1 -f/k2 या y = -f(1/k1 + 1/k2)। समीकरण 3। अब यदि हम संयुक्त स्प्रिंग की जगह k बलनियतांक की एक अकेली स्प्रिंग रखें तो इस स्प्रिंग के लिए F = -ky होना चाहिए, तभी यह दोनों स्प्रिंग के तुल्य स्प्रिंग होगी। अतः -f/k = yk। अतः समीकरण उपरोक्त समीकरण की सहायता से -f/k = -f(1/k1 + 1/k2) या 1/k = 1/k1 + 1/k2। समीकरण 6 की सहायता से पिंड का आवर्त काल t = 2π√m/k या t = 2π√m/1/k1 + 1/k2 या 2π = √m/k1 + k2/k1/k2। यदि श्रेणी क्रम में जुड़ी स्प्रिंग्स दो से अधिक हैं तो भी 1/k = 1/k1 + 1/k2 + 1/k3 के द्वारा दिया जा सकता है। अब हम नोट 1, यदि किसी स्प्रिंग को जिसका बलनियतांक k है को n बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग का बलनियतांक यदि k' हो तो k हो तो 1/k = 1/k' + 1/k' + 1/k' + n पदों तक
या 1/k इजकल टू n ओवर k डैश या k डैश इजकल टू n के। अतः प्रत्येक भाग का बलनियतांक मूल स्प्रिंग के बलनियतांक का n गुना होगा। इसके विपरीत यदि एक जैसी n स्प्रिंगों को जोड़कर एक संयुक्त स्प्रिंग बनाई जाती है तो प्रत्येक स्प्रिंग का बलनियतांक k है, तो संयुक्त स्प्रिंग का बलनियतांक k डैश भी निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। 1/k डैश इजकल टू 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k प्लस डॉट डॉट n पदों तक, या 1/k डैश इजकल टू n/k या k डैश इजकल टू k/n के। अतः स्पष्ट है कि संयुक्त स्प्रिंग का बलनियतांक किसी एक स्प्रिंग के बलनियतांक का 1/n गुना होगा। अब यदि किसी के नियतांक वाली स्प्रिंग को n1 अनुपात n2 में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्प्रिंग का बलनियतांक निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। k1 इजकल टू n1 प्लस n2 बाई n1 इंटू k, k2 इजकल टू n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई n2 इंटू k। यदि स्प्रिंग को दो हिस्सों से अधिक में विस्थापित किया जाता है तो हिस्सों की लंबाइयों का अनुपात n1 अनुपात n2 अनुपात n3 हो तो प्रत्येक भाग का बलनियतांक निम्न प्रकार होगा। k1 इजकल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट 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 डिवाइडेड बाई n1 इंटू k, k2 इजकल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट 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 k डिवाइडेड बाई n2, k3 इजकल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट बाई n3 k एंड सो ऑन। अब हम ये बात हुई आपके स्प्रिंग से जुड़े हुए द्रव्यमान की गति पर। अब हम एक मरोड़ी दोला की गति पर विचार करते हैं जैसा कि निम्न चित्र में प्रदर्शित किया है। तो यदि भारी गोले या चकती को एक धात्विक तार के सिरे से संयुक्त कर उसे दृढ़ आधार से लटका दिया जाए तो यह युक्ति मरोड़ी दोलक कहलाती है। यदि चकती या गोले को साम्यावस्था से थोड़ा सा घुमाकर छोड़ दिया जाए तो यह घूर्णन आवर्त गति करने लगता है। यदि तार का ऐंठन गुणांक प्रति एकांक कोण बलाघूर्ण c हो तो साम्यावस्था से थीटा विस्थापन के लिए चकती या गोले पर लगने वाला प्रत्यानयन बलाघूर्ण टॉ इजकल टू माइनस c थीटा। यदि पिंड का घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण I हो तो टॉ इजकल टू I d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर। तो उपरोक्त समीकरण 1 व 2 से I d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर इजकल टू माइनस c थीटा यह घूर्णन सरल आवर्त गति के समीकरण के तुल्य है। अतः d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर थीटा इजकल टू 0। इस आवर्त गति के लिए ओमेगा 0 स्क्वायर इजकल टू c ओवर i या ओमेगा 0 इजकल टू अंडर रूट c ओवर i, जिससे आवर्तकाल t इजकल टू 2 पाई ओवर ओमेगा 0 बराबर 2 पाई अंडर रूट i ओवर c के, या आवर्तकाल t इजकल टू या आवृत्ति f इजकल टू 1/t 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट c ओवर i के। इस तरह हम जो मरोड़ी दोलक है उसके गति का समीकरण, उसके लिए आवर्तकाल का समीकरण और उसकी आवृत्ति का समीकरण हम ज्ञात कर चुके हैं। इन फॉर्मूले की सहायता से, इन सूत्रों की सहायता से हम किसी भी मरोड़ी दोलक का आवर्तकाल, उसकी आवृत्ति और गति का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एलसी परपथ के जो दोलन होते हैं, जो एलसी परपथ होता है, इलेक्ट्रिकल परपथ होता है, उसमें भी एक गति, दोलनी गति की तरह ही सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो उस पर हम अगले चैप्टर में, अगले पीरियड में विचार करेंगे। अगले लेक्चर में हम यह एलसी परपथ के दोलनों की बात करेंगे कि एलसी परपथ किस तरह काम करता है। थैंक यू, धन्यवाद।